हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट, आज हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है विटामिन बी 12। हम लोग विटामिन बी 12 के बारे में देखेंगे कि विटामिन बी 12 के रासायनिक नाम क्या है, उसकी कमी से क्या होता है, उसकी अधिकता से क्या होता है, उसके सोर्सेस क्या हैं, डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन हमने लिखा है कोबालामिन, साइनोकोबालामिन और विटामिन बी 12। तो जो विटामिन बी 12 है, इसको क्या कहते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कोबालामिन। इसको साइनोकोबालामिन में कहते हैं, साइनोकोबालामिन। इसमें साइनोकोबालामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये जो विटामिन है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखिए, इसकी खोज कब हुई और किसने की। इसकी खोज, विटामिन बी 12 की खोज 1926 में मिनोट और मर्फी नामक वैज्ञानिकों ने किया। और क्यों किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब एनीमिया हो रहा है, खासकर पर्निशियस एनीमिया, एक प्रकार का एनीमिया है पर्निशियस एनीमिया, उसमें उसकी मतलब उपचार के लिए जो यकृत में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, लीवर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिससे अनीमिया पर काबू पाया जाता है ना। तो इस प्रॉपर से इसकी खोज हुई, किसकी, विटामिन बी 12 की। मिनोट और वर्फी ने इसकी खोज करी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। देखिए, विटामिन बी 12 का जो प्रमुख घटक है वो क्या है, कोबालामिन है ना, कोबालामिन। इसीलिए इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। कोबालामिन क्या है, तो ये लाल रंग का रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है। यानी कि इसका कोई ना अपना रंग है, किसका, कोबालामिन का, ना रंग है ना गंध है। और ये कैसा पदार्थ है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये जल में कम घुलनशील एवं प्रकाश और धूप से नष्ट होता आता है। जल में यह कम घुलनशील घुलता है, बट अंशतः घुलता है, पूरी तरह से नहीं घुलता है। और गर्म जल में ये घुल जाएगा, पर ठंडे जल में क्या होता है, पूरी तरह से घुलनशील नहीं है। और प्रकाश में, यानी कि सूर्य की रोशनी में भी और प्रकाश में भी ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें कोबालामिन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और कितनी कोबाल्ट होती है, तो कोबाल्ट इसमें 4 से 5%, कितनी होती है, 4 से 5% क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामिन में 4 से 5% कोबाल्ट पाया जाता है। और लेकिन इसमें सल्फर नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, ये कितने प्रकार का होता है। तो विटामिन बी 12 जो है, यकृत और ऊतकों में मुख्यतः दो रूप से पाया जाता है। दो रूप में पाया जाता है। कौन कौन सा दो रूप है, तो साइनोकोबालामिन, दूसरा हाइड्रोकोबामिन, और या फिर उसको कह सकते हैं हाइड्रोक्सीकोबामिन। ठीक है। तो ये दो प्रकार हमने समझ लिया कि ये दो रूपों में पाया जाता है। अब इसके हम फंक्शन देख लेते हैं कि विटामिन बी 12 के क्या क्या कार्य हैं। तो विटामिन बी 2 चूंकि पर्निशियस अनीमिया में ये उपयोग आ रहा है, तो आरबीसी से इसका संबंध होगा, है ना। रेड ब्लड सेल से क्या होगा, जहां भी अनीमिया है, जहां भी अनीमिया जुड़ रहा है, तो वहाँ उनका संबंध उस विटामिन का आरबीसी से होगा ही, रेड ब्लड सेल से होगा ही। तो विटामिन बी 12 जो है आरबीसी यानी कि लाल रक्तकण की परिपक्वता के लिए बहुत ही मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, यानी कि नितांत आवश्यक है। आरबीसी मैच्योर नहीं होगा तो अनीमिया हो जाएगा, है ना, उसकी कमी हो जाएगी ब्लड में, तो अनीमिया होगा। तो आरबीसी की परिपक्वता के लिए, यानी कि मेच्योरनेस के लिए क्या है, हमें विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है। लाल रक्त कण के वृद्धि और विकास में, यानी मेच्योर वही बात होगी कि वृद्धि और विकास हो रहा है रेड ब्लड सेल का, उसके लिए क्या चाहिए, विटामिन बी 12 बहुत ही ज़रूरत है। अब हम देख लेते हैं। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा, पुरुष में, अगर पुरुष की बात करें तो उसमें कितनी होती है, 4.7 से 6.1 मिलियन सेल प्रति एमएलसी। ठीक है कितनी है, 4.7 से 6.1 प्रति एमएलसी। और इसमें क्या है, महिलाओं में 4.2 से कितनी होती है, 5.2 मिलियन सेल प्रति एमएलसी, है ना। ये पाया जाता है, क्या, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसकी मात्रा होती है। परंतु जब इसकी मात्रा कम हो जाती है, कि किसकी, आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, और एक संख्या कम होकर कितनी हो जाती है, 1.5 से 2.5 मिलियन सेल में हो जाती है एमएलसी, तो क्या होता है, तो इसकी कमी होने लगती है। और इसकी कमी होने लगेगी तो क्या होगा, जिससे रक्त में, सीरम में बिलिरुबिन अधिक हो जाता है, और बिलिरुबिन अधिक हो जाता है तो हेमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
तो इसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से पर्नीशियस अनीमिया डिजीज हो जाती है। ठीक है। विटामिन B12, क्वेश्चन बनता है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है, तो विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस अनीमिया होती है। अब ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि हेमोग्लोबिन, पुरुषों में हेमोग्लोबिन की एवरेज मात्रा क्या होती है, तो 4.7 से 6.1 मिलियन सेल प्रति ml, जबकि महिलाओं में 4.2 से 5.2 बिलियन सेल प्रति ml पाया जाता है। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि और क्या काम कर रहा है विटामिन B12, तो ये डीएनए के निर्माण में सहायक है। ये डीएनए बना रहा है, उसके निर्माण में सहायक है। विटामिन B12 कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। हम तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी विटामिन है वो सब क्या है, वो कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। फिर ये क्या है, ये मिथ्योनिन और कोलिन एमिनो एसिड के संश्लेषण में आवश्यक है। हमने एमिनो एसिड वाले लेसन में पढ़ा था ना कि ये जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं क्या होते हैं, तो वही मिथ्योनिन जो एमिनो एसिड है और जो प्रोटीन है मिथ्योनिन और कोलिन, और उसके संश्लेषण के लिए, सिंथेसिस के लिए, उसको बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो विटामिन B12। और फिर यह क्या काम करता है, तो ये घातक अनीमिया जो स्नायुविक लक्षण पैदा करते हैं, यानी कि हमारे नसों से संबंधित जो अनीमिया होती है वो उसके लक्षण पैदा करते, उसको ये ठीक करता है ना। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो अनीमिया होती है उसको ये क्या करता है, ये ठीक करता है। ठीक है। अब ये तो इसके कार्य हो गए कि ये क्या क्या कार्य करता है। अब इसकी कमी से क्या होगा, तो हमने देखा कि आरबीसी के निर्माण में सहायक है, डीएनए के निर्माण में सहायक है ना, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है ना, देखा ना, एनीमिया को ठीक करने में सहायक है ना। अब देखिए इसकी कमी से क्या होगा, तो जो भी ये कार्य कर रहा था उसकी कमी होगी तो वो सारे कार्य बंद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, कमी को इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस आप उसके कार्य को समझ लीजिए क्या कार्य कर रहा है, और जब कमी पूछा जाए तो जो कार्य कर रहा है उसकी कमी हो जाएगी तो वो कार्य करना बंद हो जाएगा, तो वो सारे लिखा जाएंगे कार्य में। तो आप देखिए इसी कमी से क्या होता है, पर्नीशियस अनीमिया हो रही है, क्योंकि आरबीसी का निर्माण नहीं हो रहा है, और अगर होता भी है तो कम हो रहा है ना, तो कम होगा, बहुत मतलब बड़े पैमाने पे कम हो रहा है आरबीसी का निर्माण, तो क्या होगा, पर्नीशियस अनीमिया। इससे इस डिजीज को पूछा जाता है कि ये विटामिन B12 की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो ये पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। यह बहुत ही खतरनाक एनीमिया होता है। जितने भी एनीमिया हमने पढ़ा अब तक उसमें सबसे खतरनाक एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसको कि पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, साथ ही साथ वो मैच्योर नहीं होता है, उसकी परिपक्वता भी कम हो जाती है। ठीक है। तो ये हमने देखा इसकी कमी से हो रहा है, प्लस उसमें क्या और होता है, भूख में कमी आ जाती है। ऑब्वियसली है कि भूख में कमी आएगी तो खाना नहीं खाएंगे, वजन कम हो जाएगी, तो वजन कम हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अवशोषण में कमी हो जाएगी। डीएनए के निर्माण कम हो, डीएनए बना रहा था, उसका कार्य था, तो डीएनए के निर्माण में कमी हो जाएगी, त्वचा पीली पड़ जाएगी। ब्लड नहीं रहेगा, त्वचा पीली पड़ेगी ना, पीलिया रोग भी हो जाएगा। नाड़ी संस्थान सही तरीके से कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये इसकी कमी के प्रभाव हैं। ओके। अब देखिए ये इसकी प्राप्ति, तो इसकी प्राप्ति एनिमल प्रोडक्ट में ही मिलती है। इसकी प्राप्ति केवल प्राणीजीय भोज पदार्थों में ही पाया जाता है ना। अब इस तक हम देख रहे थे कि सभी प्राकृतिक और वनस्पतिक दोनों, प्राणीजीय और वनस्पतिक सभी में पाया जाता है, लेकिन विटामिन B12 है केवल किसी मिलता है, तो प्राणीजीय भोज पदार्थों में ही पाया जाता है। यह कीट, मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि इसके उत्तम स्रोत है। और स्पाइरुना जो शैवाल है, जो स्पाइरुना शैवाल है वो भी प्रोटीन का सबसे अच्छा क्या है, स्रोत है। स्पाइरुना एक प्रकार का शैवाल है जो कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अंतरिक्ष यात्री ये स्पाइरुना का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग खाने में करते हैं। यह ऑक्सीजन रिलीज करता है। शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है ना। विटामिन B12 की कमी शाकाहारी लोगों में क्यों मिलती है, क्योंकि विटामिन B12 से हमने पढ़ा ना कि सिर्फ प्राणीजीय भोज पर, यानी कि एनिमल फूड में मिलता है। जो प्राणीजीय भोज पदार्थ है उसमें ही विटामिन B12 पाया जाता है। तो ऑब्वियसली है कि शाकाहारी लोग सिर्फ दूध ही तो लेंगे ना, वो मांस खाएंगे ना, मछली खाएंगे ना, अंडा खाएंगे, है ना, तो क्या ना ये किड्स खाएंगे, तो उनको दूध ले रहे हैं। तो इसीलिए शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम देख लेते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है। अवशोषण, संग्रह और दैनिक आवश्यकता। इसका अवशोषण कैसे हो रहा है, तो विटामिन B12 के अवशोषण प्रक्रिया में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है। हाँ, इसका भी अवशोषण कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में ही होता है। आंत में विटामिन B12 का अवशोषण के लिए एक तत्व होता है जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या कहते हैं उस तत्व को, आंत में जब विटामिन B12 का अवशोषण होगा तो एक
तत्व होता है जिसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। उस तत्व को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, है ना। आईफी शॉर्ट फॉर्म में इसको आईएफ भी कहते हैं। यह अमाशय में स्रावित होता है, यानी कि अमाशय से ये निकलता है। विटामिन बी 12 जो है ना, विटामिन बी 12 यकृत में 2000 से 5000 माइक्रोग्राम तक संग्रहित हो सकता है, उससे ज़्यादा संग्रहित नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इसका अवशोषण कहाँ हो रहा है, तो आंत में हो रहा है। और उस अवशोषण के लिए क्या चाहिए, तो इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आईएफ कहते हैं। और अब अवशोषण तो हो गया, संग्रह कहाँ हो गया, तो ये संग्रह यकृत में हो रहा है। और कितना हो रहा है, तो 2000 से 5000 माइक्रोग्राम तक संग्रहित होता है, उससे ज़्यादा संग्रहित नहीं होगा। और इतना लगभग एक व्यक्ति के लिए 2 से 3 साल तक काफ़ी है। अब देख लीजिए प्रतिदिन की आवश्यकता क्या है, तो एक जो एडल्ट व्यक्ति है उसमें कितनी चाहिए, 0.6 से 1.2 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होती है एक एडल्ट की, है ना। और जब हम बच्चे की बात करें तो 1 से 6 माह तक जो बच्चा है, यानी कि 1 महीने से 6 महीने तक का जो बच्चा है, उसको 1.5 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। उसी तरह से 6 से 7 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चे को चाहिए 2.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। किशोर के लिए चाहिए 2.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। यानी कि मान के चलिए कि 7 महीने से लेकर 18 साल तक के बच्चे के लिए क्या चाहिए, 2.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट्स होती है। लेकिन गर्भावस्था और धात्री अवस्था यानी दुग्धपान अवस्था में हर जो न्यूट्रिएंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि माँ को भी चाहिए, और माँ से बच्चे को पोषण मिल रहा है तो उस बच्चे को भी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे गर्भावस्था और धात्री अवस्था में, धात्री अवस्था मतलब दुग्धपान अवस्था, जब माता दूध पिलाती है, तो उनको अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, 4.0 माइक्रोग्राम प्रतिदिन की उनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने विटामिन बी 12 के बारे में समझा।